एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.128 सोल्व करने वाले हैं इरोडो हिटली सीरीज से। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें हम जो नॉर्मल फोर्सेस के वर्क डन कैलकुलेट करना हम सीख रहे हैं। सीक्वेंस अपना जो अभी जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें इरोडो के अपने वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसमें वर्क और पावर एनर्जी ये सब चीज़ें रिलेट करना सीख रहे हैं हम, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि इसमें हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे जैसे कि हमें पता है, कोई भी रोटेटिंग फ्रेम में अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करता हूँ किसी भी चीज़ को, तो एक सूडो फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है, रोटेशनल एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। उसी पर डिपेंडेंट फोर्स है कि उसका वर्क डन क्या होगा। मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो सिंपल स्टार्टिंग से किसी भी जनरल पॉइंट पर एक एलिमेंट लेकर के हम उसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसका वर्क डन निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होगा, आर के साथ में वेरी करेगा। एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा रेडियली आउटवर्ड, तो वो वेरिएबल फोर्स होता है, तो उसका वर्क डन हम उस तरीके से निकालेंगे। तो दूसरा तरीका हम ये समझेंगे कि उसका इफेक्टिव वर्क डन किस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो दोनों ही समझना। और सेकंड वाला मेथड तुम्हारी आगे की कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए और उसकी अच्छी समझ के लिए ज़्यादा जरूरी है, तो उसको जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्मॉल बॉडी है, मास एम की, 0.1 kg, मूव्स इन रेफरेंस फ्रेम रोटेटिंग आउट है स्टेशनरी एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। तुम्हारा डिस्क है, मान लो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट वर्क डज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इनर्शिया परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ दिस बॉडी along an arbitrary path from point 1 to point 2 which are located at distance r equal to 30 centimeter to r equal to 50 centimeter from the rotational axis। यानी ये बोल रहा है कि देखो, ये कोई रोटेशन, ये डिस्क थी, ये अपने एक्सिस के बोर्ड रोटेट कर रही थी। इसमें किसी एक पॉइंट से जो कि सेंटर से 30 सेंटीमीटर पर है, और कोई दूसरा पॉइंट है जो सेंटर से 50 सेंटीमीटर पर है, वो किसी रैंडम पाथ पर चलते हुए उस पॉइंट पर पहुंचती है। सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है, पाथ ऐसे रेडियली एक ही डायरेक्शन में 30 से 50 नहीं गया, वो रैंडम किसी पाथ पर चलते हुए किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचा है, और इनिशियल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पर था, फाइनली 50 सेंटीमीटर पर है। इस प्रोसेस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होगा इस फ्रेम के अंदर, ऑब्वियस सी बात है उस फ्रेम के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। ग्राउंड फ्रेम में तो सूडो फोर्स वैसे भी नहीं लगता जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो। तो इस रोटेटिंग फ्रेम से इस एक्सिस पर बैठ जाऊं और फिर मैं देखूं इस पार्टिकल कैसे चलते हुए, तो मैं इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इस पर वर्क डन क्या ऑब्जर्व करूंगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो मुझे ऐसा दिखेगा कि टॉप से मुझे एक डिस्क दिखेगी, इस डिस्क के ऊपर ये पॉइंट है, ये घूम घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारी डिस्क घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, यहाँ से वो चलता हुआ जा रहा है इस पाथ के अबाउट, और यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, मान लो किसी रैंडम पाथ के लॉन्ग चला गया। अब ध्यान से सुनोगे तो जो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो रोटेटिंग फ्रेम में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है रोटेटिंग फ्रेम में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये हमें पता है कि अगर ये रोटेशनल एक्सिस है रेडियली आउटवर्ड, तो सॉरी वर्टिकली अप, ये तुम्हारी रोटेशनल एक्सिस है, ऐसे घूम रहा पार्टिकल, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई पार्टिकल उस पर रेडियली आउटवर्ड ऐसे फोर्स लगेगा, ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगा, ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे, कोई भी पॉइंट जहाँ पर भी होगा उस पर रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, और वो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ओमेगा रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा फ्रेम रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, साथ ही साथ रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस आर होती है, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ग्राउंड फ्रेम से फोर्स लगता नहीं है, तो ग्राउंड फ्रेम से वर्क डन हम निकाल भी नहीं पाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, हमें उसके फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो अगर हमें उसके फ्रेम में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइज होगा तो हम उसके फ्रेम में ही चले जाते हैं। डिस्क की फ्रेम में जाएंगे तो वो डिस्क रेस्ट में आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो घूमना बंद कर देगी। अब उसके फ्रेम में इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कि वो रेस्ट में है, हर एक पॉइंट पर उसके फ्रेम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो किसी भी पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो सेंटर से सीधा देखना है कि यहाँ पर जब है तो रेडियली डायरेक्शन ये है, रेडियली आउटवर्ड यहाँ फोर्स लगेगा। जब यहाँ पर है तो रेडियल डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगा। जब यहाँ पर है तो रेडियल डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगा। समझ में आ गई? जब यहाँ पर है तो रेडियली आउटवर्ड ऐसे फोर्स लगेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क अगर हम देखेंगे, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड फोर्स होता है। इसका वर्क डन हमें निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, किसी जनरल पॉइंट पर चले जाते हैं। मान लो किसी इंस्टेंट पर ये पाथ पर चलते चलते इस पॉइंट पर आ चुकी है। समझ में आ गई बात? जब वो इस पॉइंट पर आ चुकी है तो मान लो इस पाथ के लॉन्ग कुछ डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करी, इस पॉइंट पर जब वो होगा तो रेडियली आउटवर्ड एफ फोर्स लगेगा। अगर मैं कोई ज़्यादा डिस्टेंस चल जाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेरिएबल होगा, उसका मैग्नीट्यूड एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा एफ इंटू आर तो कर नहीं सकता क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। साथ ही साथ रैंडम पाथ पर चलाते फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हर हर समय पर फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ में एंगल जो है वो उनका बीच का वो वेरिएबल है, वो भी वेरिएबल है। तो मैं किसी जनरल टाइम टी पर मान लो किसी इंस्टेंट पर था, यहाँ पर था, और वो इस पाथ के लॉन्ग डीएल डिस्टेंस चला, वो डीएल बहुत स्मॉल है और ये फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगा, तो मैंने मान लिया कि जो फोर्स और डीएल डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल ये थीटा है।
ठीक है। तो डीएल के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो रेडियली आउटवर्ड ही जिधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, एक उसके परपेंडिकुलर। तो इस डीएल के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन में क्योंकि इनके बीच का एंगल हमने थीटा माना, तो अलोंग दी फोर्स वो डीएल कोस थीटा बन जाएगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डीएल साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स अगर इधर लग रहा है तो वो इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही वर्क कर सकता है, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इस फोर्स का कोई वर्क नहीं आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। या फिर मैं सीधे सीधे बोलूँ वो वर्क डन जो होगा वो एफ डॉट डी एल होगा, तो एफ डी एल कोस थीटा, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स इंटू डी एल इंटू कोस थीटा, ये वर्क डन की डेफिनेशन है। या फिर सीधा सीधा देखें, जिस तरफ फोर्स उस तरफ डिस्प्लेसमेंट आएगा तभी उस फोर्स का वर्क डन काउंट होगा। उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि इसका वर्क डन इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, सिर्फ डीएल कोस थीटा की वजह से आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, डीएल कोस थीटा फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स किस तरफ है, रेडियस की डायरेक्शन में, तो जब ये इधर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये किसी डिस्टेंस आर पर था, डीएल इस तरफ चला, तो रेडियल डायरेक्शन में ये जो चेंज आया, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि आर का चेंज है ये जो चेंज इस तरफ हमें ऑब्जर्व होगा, ये चेंज क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस में चेंज डी आर के बराबर होगा। तो जो डी एल कोस थीटा है इसको मैं डी आर बोल सकता हूँ, रेडियल डायरेक्शन में रेडियस में चेंज आएगा ये, तो डी एल कोस थीटा को बोला जा सकता है डी आर, डी एल कोस थीटा को डी आर बोला जा सकता है, जो कि रेडियल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और टेंजेंशियल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन होगा भी नहीं क्योंकि फोर्स रेडियल है। वर्क डन में लिखूंगा तो डी डब्ल्यू, मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एल आया है तो फोर्स की वजह से एफ डॉट डी एल लगाएंगे, एफ डी एल कोस थीटा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डीएल इंटू कोस थीटा, और डीएल कोस थीटा में पता है कि वो डी आर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा इंटू डीएल कोस थीटा तुम्हारा डी आर बन जाएगा। अब सिंपल रेडियस के फॉर्मेट में ये इंटीग्रेशन बन गया और ये तुम्हारा वर्क डन बन जाएगा। आर की लिमिट लगानी है तो इनिशियल सेंटर से रेडियस तो R1 थी, फाइनल रेडियस R2 है। अब हमें उसकी डायरेक्शन से वो डायरेक्शन एलिमिनेट, थीटा एलिमिनेट हो गया, सिर्फ रेडियस के फॉर्मेट में आंसर आ गया, तो रेडियस इनिशियली तो R1 थी और फाइनली R2 है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आर का इंटीग्रेशन डी आर के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर बाई 2, इनिशियल लिमिट R1 से R2, तो अपर लिमिट R2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट R1 का स्क्वायर, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, एम 0.1 kg दे रखा है, ओमेगा हमें 5 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2, ये R2 50 सेंटीमीटर है तो ये 0.5 मीटर बन जाएगा, तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 30 सेंटीमीटर एंड 0.3 मीटर यानी कि 0.3 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 जूल बन जाएगा, यानी कि जो वर्क डन बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 0.2 जूल। ये सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि फोर्स रेडियल डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तभी वो वर्क कर पाएगा। सेकंड मेथड यही चीज़ है, हम इसी चीज़ को डिटेल में समझ रहे हैं कि मान लो कोई भी रोटेटिंग फ्रेम से अगर तुम देखोगे तो पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर अगर वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी इंस्टेंट पर जब वो चलेगा, किसी भी इंस्टेंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलेगा और फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, किसी भी इंस्टेंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वो बेटा 90 डिग्री होगा, तो क्या ये फोर्स कभी भी उस पर वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोस 90 डिग्री जीरो, एफ डॉट डी एल किसी भी इंस्टेंट पर जीरो होगा, एफ और डी एल क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो होगा। कब? जब रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसके इफेक्ट में वो खुद सर्कुलर मोशन में चल रहा हो, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा हो, रैंडम पाथ जो था वो एक सर्कुलर पाथ था अगर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क डन उस पर जीरो होगा। लेकिन अगर रोटेटिंग फ्रेम के अंदर वो रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड चलता है, तो ऑब्वियस सी बात है जिधर फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो जिधर फोर्स लगा उधर डिस्प्लेसमेंट आया, वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर वो रेडियली इनवर्ड आ रहा है तो फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ अपोजिट है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो centrifugal force acts radially outward. It can perform work when object moves radially in or out only, not in the tangential direction. जब वो इन और आउट की तरफ रेडियली इन एंड आउट जाएगा तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क आ सकता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ भी नहीं सकता। तो अगर कोई बॉडी किसी भी रैंडम पाथ पर चल रही है तो उसके सिर्फ रेडियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही वर्क डन काउंट होगा, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से नहीं होगा। तो अगर कोई रेडियल पाथ जनरल पाथ में कुछ इस तरीके से गया है तो हमें देखना है कि रेडियस कितना चेंज हो गया, R1 से R2 चेंज हुआ ना, तो बस वो चेक करना है रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, खत्म बात। तो रेडियल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मान लो कि किसी इंस्टेंट पर जब फोर्स एफ वो डिस्टेंस आर पर था तो डी आर चेंज आता था उसके रेडियस में, तो फोर्स इंटू डी आर सीधा कर सकते हैं आगे से हम। जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क निकालना होगा तो हम सिर्फ रेडियल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर मान लो जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन रेडियस में आ रहा डिस्टेंस अगर चेंज डी आर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क डन एफ इंटू डी आर लगेगा, एफ एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर, और R1 से R2 तक इंटीग्रेट करेंगे फिर तो वही एक्सप्रेशन है जो ऊपर आया था, और ये बन जाएगा 0.2 जूल। आई होप कि तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वर्क डन के सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में। बाय।